जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एग्जाम स्केल। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान को जीत कर ले जाएगा। आज की क्लास दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको जीएस, करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके के जो है सभी जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और जितने भी मैं टॉपिक बताते जाऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को आप नोट करते चलिएगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपकी जो पेट का पेपर होने वाला है उसमें से ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य फंसेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। एक बात और दोस्तों आपसे कहनी थी कि मैं 2 ब्रह्मास्त्र लाने वाला हूं, जो आप देख लेंगे अगर तो आपका 100% अगर 50 जीके के क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के साथ, तो उसमें से 35 से 40 क्वेश्चन आपके ज़रूर इस वीडियो से फंस जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वो वीडियो लाएँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। दोस्तों, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। इसीलिए मेहनत करते रहिए। ये नहीं कि आप एक बार हार गए हैं तो दोबारा कोशिश करना छोड़ दीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आप जानते रहिएगा। आइए आगे चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ। बताइएगा दोस्तों, जो युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो बता दें दोस्तों, जो मेल या फीमेल या फिर स्त्री पुरुष का जो डेड बॉडी का जो युग में साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो आपका लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। इसकी जो खोज की गई थी वो रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में की गई थी। इसे भी याद रखिएगा, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो आप देख रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, इसे भी याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। इसके अलावा दोस्तों, जो हड़प्पा आप देख रहे हैं ये रावी नदी पे है, हड़प्पा रावी नदी पे हो जाएगा। और रंगपुर जो देख रहे हैं आप, ये मादर में, जो मादर नदी है उस पर है, जो कि गुजरात का कठियावाड़ ज़िला में है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी, वो है राखी गढ़ी। वैसे तो मोहनजोदाड़ो है, लेकिन मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, और जो राखी गढ़ी है वो घग्गर नदी के किनारे भारत में है, जो भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। इसे भी याद रखिएगा। ये आपका जो राखी गढ़ी है, यह हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, जिसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट है धौलावीरा, इसे याद रखिएगा, जो कि लूनी नदी के किनारे है। बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछ सकता है धौलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है, लूनी नदी के तट पर। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो बताइएगा दोस्तों, जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है वो किस वेद में कहा गया है। तो बता दें दोस्तों, जो आपका यजुर्वेद है ऐसे मंत्रों का संग्रह है जिनसे पुरोहित द्वारा यज्ञ विधि को संपन्न कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। दोस्तों, कर्मकांड प्रधान यजुर्वेद को मंत्रों की प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये भी आप याद रखिएगा। जो दोस्तों यजुर्वेद है आपका वो गद्य और पद दोनों में है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो ऋग्वेद है ये आपका सबसे पुराना वेद है, और जो सबसे नवीनतम वेद है वो आपका वो हो जाएगा अथर्ववेद। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देव को समर्पित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरे का जवाब दीजिएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों आपको, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। यह उसकी पहली धर्म यात्रा थी। तो याद रखिएगा, जो नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दोस्तों, अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित नगलीवा में जाकर कनकुमनी बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया था, मतलब दुगुना करवाया था। उसने बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी ग्राम में जाकर वहाँ शिलालेख स्थापित करवाया तथा वहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। इसे याद रखिएगा। दोस्तों, जो अशोक हैं इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, तो अशोक के द्वारा 261 ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्तों, यहाँ पे जो आप समुद्रगुप्त देख रहे हैं, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त हैं भारत के नेपोलियन हैं। हर्षवर्धन के बारे में बता दें दोस्तों, क्वेश्चन अधिकतर पूछता है आपको, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन विदेशी भारत आया था। दोस्तों, जो हेनसोंग था वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइएगा दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था।
तो आइए बता देते हैं दोस्तों, जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म से संबंधित थे। और जैन धर्म के बारे में आपको बता दें, जो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, इसमें से जो पहले तीर्थंकर थे दोस्तों वो ऋषभ देव थे। इसे याद रखिएगा, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। और जो 24वें तीर्थंकर दोस्तों थे वो आपके महावीर स्वामी थे। इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें उनका जन्म जो हुआ था वो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों आज जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था मेरा, उसमें इसको पूछा था क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ये बता दें आपको दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था और एक तपस्वी बन गए थे। उन्होंने अपना जो पहला उपदेश पावा नामक स्थान पे दिया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो अर्थशास्त्र है ये आपका कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, या फिर विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं आप। ये दोनों ही अर्थशास्त्र, जो एक ही नाम है दोनों के, इन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था। तो दोस्तों जो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों का उल्लेख किया है या फिर उस पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक जीवन से संबंधित बता देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। ये जो है आपका राजनीतिक नीतियों से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बता दें दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। इसके अलावा बता दें दोस्तों आपको, जो लाल बाल पाल, जिसमें लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल के साथ जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनकी तिकड़ी को हम लोग दोस्तों गरम दल बोलते थे। ये लाल बाल पाल के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने दोस्तों मराठी भाषा में केसरी, जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। तथा दोस्तों जो वेदों पर गीता रहस्य है दोस्तों, ये मांडले जेल में बैठकर इन्होंने गीता रहस्य को लिखा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा आप लोग। और आर्कटिक होम नामक पुस्तकें लिखी थी। ये दोनों गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन्हीं की पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक की। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप सुभाष चंद्र बोस देख रहे हैं, इनका जो दोस्तों इनके जन्म जो 23 जनवरी को हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो एनी बेसेंट हैं, इन्होंने 1918 में दोस्तों मद्रास में जो होम रूल लीग थी इसकी स्थापना की थी। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों, जो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो सबसे पहले आपको ये बता दें दोस्तों, जो काकोरी ट्रेन डकैती था इसका उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। इसको नोट करिएगा आप लोग। जो अब नया नाम इसका हो गया वो काकोरी ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। और इसके जो नायक थे वो आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, इसे याद रखिएगा। दोस्तों जो काकोरी ट्रेन एक्शन है वो आपका 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। इस डकैती की कार्रवाई को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इसे आप याद रखिएगा। इसमें कुल 10 क्रांतिकारियों ने भाग लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो बताइएगा दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे इन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो बता दें दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसी नाराएं दी। यहीं पर ही सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आपके इसके अलावा बता दें आपको, जो सी राजगोपालचारी थे ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसे याद रखिएगा, जो सी राजगोपालचारी हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा दोस्तों आपको आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां देखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे का रूप में प्रयोग वो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह ने इस नारे को चर्चित बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगत सिंह। उन्होंने ज्यूसेपे मेजिनी के युवा इटली आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने मार्च 1926 में भारतीय समाजवादी युवा संगठन जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, जो नौजवान भारत सभा है इसकी स्थापना आपके भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह दोस्तों जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में भी शामिल हुए थे, ये भी आप याद रखिएगा।
दोस्तों जो महात्मा गांधी हैं इन्हीं के जन्मदिन 2 अक्टूबर को ये विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची दोस्तों यहाँ पे दी गई है, आपको बताना इसमें से कौन कहाँ पर है। तो बता दें दोस्तों आपको, जो बारदौली है आपका वो गुजरात में है। बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था इसमें आपके जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने इसका संचालन किया था। जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था इसी में उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी महिलाओं के द्वारा, जो कि 1928 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में, इसे याद रखिएगा। चौरी चौरा दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड जो हुआ था आपका यहीं पर हुआ था, जो कि गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यरवदा जेल दोस्तों यहीं पे आपका पूना पैक्ट हुआ था, जो कि आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसका हो जाएगा सी का पहला हो जाएगा महाराष्ट्र। यरवदा जेल में ही पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बीच में। नोआखाली जो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। ए का जो बारदौली गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा दोस्तों महाराष्ट्र में, नोआखाली पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। बताइएगा दोस्तों जो कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो बता दें दोस्तों जो आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है वो आपका एशिया हो जाएगा, लेकिन जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जिसका जो विस्तार है वो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे भी याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है पूर्णतः। इसके अलावा बता दें दोस्तों जो महाद्वीप के उत्तर में, इसी जो महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है इसके उत्तर पूर्व में दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है या एवं कोरल सागर स्थित है। ये भी याद रखिए, ग्रेट बैरियर रीफ पूछता है कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। और जो कोरल सागर है ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा बता दें दोस्तों जो टॉरेस जल संधि है वो न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को, तथा कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है। इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि लगभग 4097 किलोमीटर के आसपास है, जो कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत और बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा बता दें दोस्तों जो भारत बांग्लादेश भूमि समझौता जो जून 2015 में विभिन्न अनुसमर्थनों की पुष्टि के बाद लागू हुआ था। बांग्लादेश सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय दल ने 26 जनवरी 2021 को भारत की 72वीं दिवस परेड में हिस्सा लिया था। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार है वो आपका उसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों जो पारसनाथ चोटी है पारसनाथ चोटी जो आपका झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला का एक भाग है, जो कि लगभग 1350 मीटर ऊंचा है। दोस्तों जो एक चोटी है पारसनाथ, ये जैन धर्मावलंबी इसे सम्मेद शिखर कहते थे। इस पहाड़ी का नामकरण 23वें तीर्थंकर के रूप में जो पारसनाथ थे उन्होंने ही इसका नाम रखा था। इसे याद रखिए, पारसनाथ के नाम पे इनका नाम रखा गया था, पारसनाथ चोटी। दोस्तों जो पारसनाथ है वो जैनियों की उपासना का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर 24 जैन तीर्थंकरों ने में से 20 तीर्थंकरों को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों आइए बताते हैं आपको, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो बता दें दोस्तों उत्तराखंड में स्थित भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों वो आपका ऊंचा नदी बांध वो टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों जो आपका टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी आप जानते रहिए। आइए अगले बताते हैं इसमें दोस्तों, उड़ीसा की महानदी पर जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। जो हीराकुंड बांध देख रहे हैं ये भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा, और सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध हो गया और सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड हो जाएगा, जो कि महानदी पर स्थित है। इसके अलावा बता दें दोस्तों जो सरदार सरोवर बांध देख रहे हैं आप, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों जो भारत का सबसे पुराना बांध है वो तमिलनाडु में कल्लई बांध है। यह कावेरी नदी पर बना है और लगभग 2000 साल पुराना है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें मिलाना है आपको कि कौन सा सुमेलित है, मिलाइए किससे किसको मिलाना है। तो बता दें दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती हो जाएगा वो आपका हिमालय श्रेणी में शिवालिक के गिरिपद
भाबर और तराई क्षेत्र में पाया जाता है, तो पहले का 4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो है ये आपका मध्य गंगा मैदान होता है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। और जो दोस्तों अल्पाइन देख रहे हैं आप, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसके अलावा दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार आप देख रहे हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये सह्याद्री जो कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं, वो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार होता है। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का आपका ए हो जाएगा और डी का आपका दूसरा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें जो नाबार्ड है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को। दोस्तों यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित किया गया। इसका पूर्ण नाम दोस्तों जो है आपका वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, याद रखिएगा, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो गोविंद चिंतालू हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है। यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त या फिर ऋण प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर का देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी औद्योगिक नीति में अपनाया गया था? तो बताइएगा इसका क्या होगा। तो बता दें दोस्तों जो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा अप्रैल 1948 में औद्योगिक जो मंत्री थे एस पी मुखर्जी, इनके द्वारा की गई थी। इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसी समय देश में मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसे अपनाया गया था, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप सीमित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले का बताइएगा 18 नंबर का क्वेश्चन का। तो बता दें दोस्तों जो मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट। अवमूल्यन से दोस्तों जो रुपया होता है उसकी मूल्य में गिरावट हो जाती है, याद रखिए। रुपये के मूल्यह्रास का मतलब होता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो गया है। उदाहरण के लिए पहले एक अमेरिकी डॉलर 60 रुपये के बराबर हुआ करता था। अब यदि एक अमेरिकी डॉलर जो है आपका लगभग 75 रुपये के बराबर है, तो इसका अर्थ है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन हो गया है। दोस्तों मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि देखी जाती है, लेकिन यह आयातित मुद्रास्फीति को जोखिम भी उत्पन्न करता है। तो दोस्तों जो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है आपका मूल्य में गिरावट या फिर आप निर्यात में दोस्तों इसमें वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो बताइएगा दोस्तों। तो बता दें आपको जो नीति आयोग है इसकी स्थापना जनवरी में 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और ये पहले अध्यक्ष भी थे इसके। और जो इसके पहले उपाध्यक्ष थे आपके वो थे आपके अरविंद पनघड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जो अरविंद पनघड़िया थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे, इसे याद रखिएगा। दोस्तों बता दें आपको इसकी आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं, इसे भी याद रखिएगा। और जो वर्तमान में सीईओ हैं जो परमेश्वरम अय्यर बने हैं, ये दोनों ही करेंट का क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो नए उपाध्यक्ष हैं वो आपके सुमन बेरी हैं और जो नए सीईओ हैं नीति आयोग के वो परमेश्वरम अय्यर हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग की जगह पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिएगा, शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें दोस्तों जो शेयर बाजार के अंतर्गत आपके स्टॉक एक्सचेंज में सटोरियों को 2 श्रेणियां बुल एवं बियर में बांटा जाता है। इन्हें तेजड़िया व मदड़िया भी कहा जाता है। तो शेयर बाजार से संबंधित है ये बुल और बियर, इसे याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो बता दें दोस्तों जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दोस्तों
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन्हें तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों जो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने इस संविधान के अंतर्गत जो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर आपको पूछे कि भारतीय संविधान किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आपका प्रस्तावना हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा बता दें, आपका जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इसका उल्लेख है। इसके अलावा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपका वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 या फिर 51 तक है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो संविधान सर्वोच्च होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों जो मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 450 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा इसको घोषणा इसकी की जाती है? तो बता दें दोस्तों, जो आर्टिकल आपका 352 है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो आपका आपातकाल होता है वो 3 तरह का होता है। एक आपका राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है जो राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है आपका राज्य में जो आपातकाल लगाया जाता है उसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन राज्यों में, और उसके अलावा एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल, ये भी याद रखिएगा। तो जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352 में हो गया। 356 में दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और 360 में आपका हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। दोस्तों अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अभी तक 3 बार लग चुका है, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 368 में दोस्तों आपका संविधान का संशोधन होता है इसी के तहत, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों बता दें आपको, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या फिर इसके किसी हिस्से की सुरक्षा के खतरे में होते हैं तो राष्ट्रपति आपातकाल जो है राष्ट्रीय लगा देते हैं, इसे याद रखिएगा। दोस्तों जो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, इसे 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति को हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल कर लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विस्तरीय पंचायतों की स्तुति निम्न समिति के द्वारा की गई थी। तो बता दें दोस्तों, जो द्विस्तरीय पंचायतों की स्तुति थी आपका वो अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी, जो कि 1977 में बताया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो वर्तमान में लागू है दोस्तों वो आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ था, इसे याद रखिएगा। जो नरसिम्हन समिति देख रहे हैं आप, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। और सरकरिया समिति दोस्तों आपका राज्य केंद्र राज्य संबंध पर संबंधित है, इन्हें चारों को भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो बता दें तो जो जिला न्यायालय है, जिले में दीवान मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, इसका जो प्रमुख होता है वो जिला न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? बताइएगा दोस्तों। बता दें दोस्तों, जो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई होती है आपका वो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो बता दें तो जो टेलीविज़न है उसके दूरस्थ निपतंग के लिए अवरक्त विकिरणों का या फिर अल्ट्रावायलेट का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, अवरक्त विकिरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इसका। बता दें दोस्तों, जो खनिज पदार्थों की जाँच फॉरेंसिक जाँच में पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर काली पड़ जाती हैं? तो बता दें दोस्तों, जो आपका AG2S होता है, इसी के कारण जो चांदी है वो बाहर रखने पर काली पड़ जाती है। दोस्तों जो AG2S के निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने के कारण काली पड़ जाती है। दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है? बताइएगा दोस्तों, कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए? तो बता दें दोस्तों, जो रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? बताइएगा दोस्तों, जो निमोनिया रोग है वो किस अंग को ग्रसित करता है? तो बता दें दोस्तों, जो निमोनिया रोग है वो अंग दोस्तों जो फेफड़ा होता है इसे प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो अल्सर रोग होता है वो आपका आंत को प्रभावित करता है, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, दक्षिण कोरिया के जो 13वें राष्ट्रपति बने हैं आपके वो यूं सुक योल बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है आपका, इसकी जो राजधानी है वो सियोल हो जाएगी, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिष्ठित भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है? तो बता दें तो जो भारतीय वास्तुकार बाल कृष्ण दोषी हैं, इन्हें आपका रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है, इसे याद रखिएगा आप लोग। यह पुरस्कार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के लंदन द्वारा दोस्तों वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इस पुरस्कार को व्यक्तिगत रूप से महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनुमोदित किया जाता था। याद रखिए दोस्तों, जो बालकृष्ण जोशी हैं इन्हें 1976 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोस्तों जो अफगानिस्तान है इसका नाम बदलकर आपका इस्लामिक स्टेट दोस्तों इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2022 में किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो बता दें दोस्तों, तो जनवरी 2022 को फ्रांस ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है। उसने 6 महीनों तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा 21 अनुसार वनावरण में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है वो आपका आंध्र प्रदेश इसमें नंबर 1 पे है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर स्कूल बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया गया है? दोस्तों जो युविका कार्यक्रम है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये आपका इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो के बारे में बता दें दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में आपके वो सोमनाथ हैं, इसे भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बता दें दोस्तों, जो नाटो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने 14 मार्च 2022 से 1 अप्रैल 2022 तक नॉर्वे में बड़े पैमाने में आयोजित सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है दोस्तों, यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो दोस्तों जो ओपन रॉक संग्रहालय है आपका ये हैदराबाद में खोला गया है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुलाम नबी आज़ाद किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दोस्तों जो गुलाम नबी आज़ाद हैं आपके वो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हैं, इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टसैमुप्शन में जर्मनी को हराकर FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीता। तो नीदरलैंड दोस्तों शीर्ष पर रहा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दायित्व है कि दोस्तों FIS ने 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण जो है रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो याद रखिएगा इसे भी आप लोग। 2023 महिला जो दोस्तों FIS हॉकी जूनियर विश्व कप चिली के सैंटियागो में आयोजित किया जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बता दें तो इसमें से जो सुमेलित हो जाएगा आपका कौशाम्बी को आम नगरी भी कहा जाता है, पहला वाला आपका सुमेलित है, इसे याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओस्लो की राजधानी है, बताइएगा। एक कैपिटल जरूर पूछता है पेट के एग्जाम में।
तो बता दें दोस्तों, जो ओस्लो है इसकी राजधानी आप बताइएगा क्या है। तो दोस्तों जो ओस्लो है आपकी वो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी। यहीं पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दें दोस्तों, जो 63 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा इसको। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। दोस्तों जो बलराम जाखड़ थे, इनका लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल सर्वाधिक रहा था, इसे आप याद रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। 17वीं लोकसभा है वर्तमान में दोस्तों, और इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या फिर इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इंटरपोल है, इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्थान है, जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय आपका फ्रांस के लियोन शहर में है। अगला क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन जो है दोस्तों, वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है। बता दें दोस्तों, जो वृंदावन गार्डन है आपका कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, जो शहर के केंद्र में 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो मुख्य आकर्षण है आपका डॉसिंग फाउंटेन है, जहां फव्वारों की संगीत के अनुसार रंग पैटर्न बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक नृत्य हैं। दोस्तों जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं आपके वो सभी हो जाएंगे, सुई सीनी, घूमर, कठपुतली, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको गुजरात का लोक नृत्य बता देते हैं, गरबा, डांडिया, उसके बाद टिप्पणी, जुनून, भावी, ये सभी गुजरात के हैं। कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, हुटारी, सुग्गी कुनीथा। महाराष्ट्र का याद रखिएगा लावड़ी, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो बताइएगा दोस्तों, जो भारत माता प्रसिद्ध दोस्तों जो पेंटिंग है, इसके निर्माता जो थे अवनींद्र नाथ टैगोर थे, इसे याद रखिएगा दोस्तों। जो भारत माता मंदिर है आपका बनारस में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ पर है। बताया दोस्तों, जो भारत का प्राचीनतम तारामंडल MP बिरला तारामंडल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड दोस्तों बताइएगा क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है। तो बता दें दोस्तों, इंग्लैंड में जो स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, इसे ही क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1814 में की गई थी, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखी गई हो। बताइएगा दोस्तों, अगर कितने वर्ष तक कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो उसे विलुप्त माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो IUCN है, इसकी परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है एक्सटिंक्ट जब वो अपने प्राकृतिक आवास से 50 वर्ष से न रह रही हो। तो 50 वर्ष तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा दोस्तों। जो IUCN है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, इसे भी याद रखिएगा। आइए दोस्तों आज का सवाल देखते हैं, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए आज का सवाल क्या है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो वर्ल्ड फूड प्राइज है वो किसे दिया गया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए और इसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।